अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर मोहम्मद नज़रुल हुदा आपका जनरल इंफॉर्मेशन में खैर मकदम करता हूँ। टुडेज़ टॉपिक इज़ एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यानी भारत में नागरिकता किस तरह दी जाती है। अब जो हम बात करेंगे एक आम फहम ज़बान में बात करने की कोशिश करेंगे। जो भारत सरकार का जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल 2009 का मिला जुला और एक आम फहम ज़बान में बोलने की कोशिश करेंगे कि किस किस व्यक्ति को सिटीजनशिप देने का प्रावधान है। एक तो हम लोग जानते ही हैं कि जो सिटीजनशिप बाय बर्थ है, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा, जो अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसके तहत बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा, पासपोर्ट प्रोड्यूस करेगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। ये धारा 3 में ये बात प्रदत्त की गई है। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी वंशानुक्रम के द्वारा नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, ये बात सेक्शन 4 में कही गई है। और सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ये सेक्शन 5 में कही गई है। ये तो भारतीय मूल के लोग के लिए है। और जो सेक्शन 6 में, धारा 6 में जो बात कही गई है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 6 यानी धारा 6 में, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण द्वारा नागरिकता। और उसके बाद आता है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये सेक्शन 7 धारा 7 में की गई है, भूभाग समावेशन के द्वारा नागरिकता। तो हमारा जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल 2009 के तहत जो बात कही गई है वो धारा 3 में सिटीजनशिप बाय बर्थ यानी जन्म लेने पर जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नागरिकता दी जाती है। वर्तमान स्थिति को दर्शाने के लिए पासपोर्ट होना चाहिए। सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी वंश के आधार पर नागरिकता दी गई है, इसको धारा 4 में इसको बताया गया है। और सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी गई है, इसको सेक्शन 5 में बयान किया गया है। और सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण के द्वारा सिटीजनशिप दी जाती है, इसको सेक्शन 6 यानी धारा 6 में बताया गया है। और सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी इसको धारा 7 में बताया गया, भूभाग के समावेशन द्वारा नागरिकता, यानी 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है, दी जाने की वकालत करता है ये सिटीजनशिप एक्ट 1955। नंबर 1 सिटीजनशिप बाय बर्थ, नंबर 2 सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी वंश के आधार पर, नंबर 3 सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, नंबर 4 सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, नंबर 5 सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन। अब हम इस पर बात करेंगे कि सिटीजनशिप बाय बर्थ में बर्थ सर्टिफिकेट और इंडियन पासपोर्ट उसको चाहिए बाय बर्थ सिटीजन। सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी सेक्शन 4 के तहत जो बच्चे विदेशों में पैदा होते हैं, उनके माँ बाप इंडियन सिटीजन हैं और विदेश में रह रहे हैं, तो वो इंडियन एम्बेसी में 1 साल के अंदर में वो रजिस्ट्रेशन करा के वो बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ से लेना होता है, वो वैलिड होता है। तो अब जो हम इसमें चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ के तो समझ में आ ही गया होगा। अब ये जो बाहर के लोग हैं उसमें क्या क्या है। धारा 5(1)(a) सेक्शन 5(1)(a) में कहा गया, एडल्ट फॉरेनर हु और ईदर of whose parents was born in undivided India and the applicant is ordinarily a resident in India for 7 years before submitting his application for registration, यानी कि जब एप्लीकेंट जब अप्लाई करता है उससे पहले तक वो 7 साल इंडिया में रहा हो
और उसके माता पिता जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। तो अनडिवाइडेड इंडिया 1947 से पहले की जो पैदाइश है उसके बारे में कहा गया है। और वो विदेशी है तो वो नागरिकता लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या देगा? अब डॉक्यूमेंट में उसका फॉरेन पासपोर्ट होगा, वो विदेश का वैलिड फॉरेन पासपोर्ट। और जो 7 साल से रह रहा है, अप्लाई कम से कम 7 साल, तो रेसिडेंशियल परमिट देना होगा उसको साथ। उसके बाद प्रूफ ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट, इधर ऑफ हिज हर पेरेंट्स इज अनडिवाइडेड ए कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि वो एप्लीकेंट का बर्थ प्रूफ देना होगा, या नहीं तो माँ बाप का जो अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहा है या तो बर्थ सर्टिफिकेट देगा या पासपोर्ट देगा। अब देखिए, नागरिकता देने के लिए जो इसमें बात कही गई है, उसका माँ बाप अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ, बेटा फॉरेनर्स हो गया। अब उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए फॉरेन पासपोर्ट चाहिए कैंडिडेट का। कैंडिडेट अगर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देने से पहले 7 साल तक वो यहाँ रहा हो, तो वैलिड रेसिडेंशियल परमिट मिला हो, वो देना होगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना होगा। बर्थ प्रूफ में या तो पासपोर्ट लोग देते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट ही देते हैं। अब पेरेंट्स का, या वो फीमेल कैंडिडेट बाहर की नेशनलिटी हो या उसका लड़का हो या लड़की हो, अब उसमें माँ बाप का या तो पासपोर्ट दे दे या बर्थ सर्टिफिकेट दे दे। इतने चीज़ के साथ वो अप्लाई करता है। और एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के पोर्टल पर किया जाता है। और उसमें हर सेक्शन बटा हुआ है। इसमें सेक्शन 51A को चूज़ करना होता है। उसमें जो भी इस तरीके का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, और जिस ज़िला में आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में, वहाँ का जो है रेसिडेंशियल परमिट देना होता है उनको। तो वहीं के जिला कलेक्टर के यहाँ उनका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में सही पाए जाने पर, जांच में सही पाए जाने पर उसको अप्रूवल मिल जाता है और सिटीजनशिप दे दी जाती है। उसके बाद धारा 5(1)(c) सेक्शन 51(c) says that adult foreigners who is married to a citizen of India and has resident in India for 7 years before submitting his application of registration, यानी कि जो औरत शादी करके यहाँ रह रही है, या कोई मर्द अगर इंडियन लेडी से शादी कर लिया, वो यहाँ रह रहा है, तो 7 साल रह रहा है। 7 साल रहने के बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। अब उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? उसको लगेगा वैलिड फॉरेन पासपोर्ट। अगर नेपाल का आदमी भी रह रहा है तो उसके लिए नेपाल तो बिना वीज़ा पासपोर्ट के आ जाता है। भूटान का आदमी तो नेपाल का तो प्रूफ उसको देना होगा, फॉरेन पासपोर्ट दे दे, या वहाँ का जो भी है बर्थ सर्टिफिकेट दे दे। लेकिन बेहतर है कि वो नेपाल का पासपोर्ट देगा। अगर नेपाल का, चूँकि नेपाल और भूटान में अच्छा फॉरेन पॉलिसी के तहत अच्छा संबंध है, तो बेगर पासपोर्ट के लोग आ जा सकते हैं। इंडियन भूटान में भी जाते हैं और इंडियन नेपाल में भी जाते हैं, और नेपाली इंडिया में भी आते हैं, और भूटानीज लोग, भूटनी लोग इंडिया में भी आते हैं। तो उनको वहाँ अपने देश का पासपोर्ट देना होगा, वैलिड रेसिडेंशियल परमिट देना होगा। और या वो पाकिस्तान के लोग अगर मतलब इंडिया में शादी करते हैं, या कोई पाकिस्तानी मर्द और या औरत इंडियन से शादी कर लिया, तो वो दोनों 7 साल से रह रहा हो, उसके पास उस रिस्पेक्टिव कंट्री का वैलिड पासपोर्ट हो, रेसिडेंशियल परमिट हो, 7 साल से रह रहा हो। और फिर देना पड़ता है उसको, अगर औरत आई है शादी करके, तो अपने हस्बैंड का या तो बर्थ सर्टिफिकेट दे या वैलिड इंडियन पासपोर्ट दे। अगर
मर्द आया है बाहर का इंडियन सिटीज़न लेडी से शादी किया है, तो वो इंडियन लेडी सिटीजनशिप का बर्थ सर्टिफिकेट दे और पासपोर्ट दे। अब देखिए सिटीजनशिप देने में बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट बार बार आ रहा है, दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो दे। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट देना लाजमी है, जो इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज इन इंडिया। अगर विदेश में शादी हुआ है तो वहाँ का जो मैरिज सर्टिफिकेट होगा वो एक्सटर्नल अफेयर्स में उसको अप्रूव्ड कराना होगा। अभी का जो प्रोसेस है वो वहाँ पता चल जाएगा, या विदेश में जो इंडियन एम्बेसी है, इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वहाँ, तो वो सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यानी कि कोई भी शख्स या लेडी या जेंट्स इंडियन से शादी करता है या करती है तो उसके लिए उसके देश का पासपोर्ट लगेगा, उसके यहाँ का वैलिड रेसिडेंशियल परमिट लगेगा, और उसके स्पाउस का या पति पत्नी का बर्थ सर्टिफिकेट या इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट या इंडियन पासपोर्ट देना होगा, और मैरिज सर्टिफिकेट भी देना होगा। इशूड भी मैरिज रजिस्ट्रार इन इंडिया। जो इंडियन गवर्नमेंट का जो भी अमला होगा, वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, उसका अप्रूवल चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसी की शादी नेपाल में हो गई तो मैरिज सर्टिफिकेट नेपाल में जारी होगा, उसको अप्रूवल करवाना पड़ेगा, जो भी विदेश मंत्रालय वो बताएगा। तो ये डॉक्यूमेंट लगेगा, इससे सिटीजनशिप मिल जाती है। फिर सेक्शन 1D धारा 5(1)D कहता है माइनर चिल्ड्रेन हुड बोथ पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन। अगर माइनर चिल्ड्रेन है, नाबालिग बच्चा है और वो विदेश में पैदा हो जाता है, उसकी नागरिकता जो है बाय बर्थ हो जाती है दूसरे देश में, फिर वो माइनर चाइल्ड अपने देश में आना चाहता है और 1 साल के अंदर में इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए उस बच्चे का वैलिड फॉरेन पासपोर्ट होना चाहिए, उस बच्चे का वैलिड रेसिडेंशियल परमिट होना चाहिए जो इंडिया में माँ बाप के साथ फिर आगे रह रहा है, और प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ऑफ बोथ पेरेंट्स। अब अपने माँ बाप का इंडियन सिटीजनशिप भारतीय नागरिकता का प्रमाण देना है। प्रमाण में क्या देना है, माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट देना है या माँ बाप का पासपोर्ट देना है। क्योंकि माँ बाप का जो अभी जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है बाप दादे का, तो मेन जो डॉक्यूमेंट है वो बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट है। इसमें भी देख लीजिए पासपोर्ट मांग। तो माइनर चाइल्ड अगर विदेश में पैदा होता है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, अगर वो माँ बाप इंडियन है तो और इंडिया में रह रहा है, इसके लिए जो है 7 साल की जो मुद्दत है वो फिक्स नहीं की गई है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ मुझे नहीं दिखा है। तो वो फ़ौरन इंडिया में आए और उसको तुरंत रेसिडेंशियल परमिट मिल जाएगा, चूँकि माँ बाप वैलिड इंडियन पासपोर्ट है उसका। तो और उसके साथ जो है माँ बाप का पासपोर्ट दे दे या बर्थ सर्टिफिकेट दे दे, और बच्चे का पासपोर्ट लगेगा, बच्चे का रेसिडेंशियल परमिट लगेगा, अप्लाई करेगा, उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो अब ये पता चल रहा है कि यही नागरिकता का प्रमाण है, पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट। फिर अब आइए सेक्शन 5(1)E में। सेक्शन धारा 5(1)E कहता है एडल्ट फॉरेनर्स हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6, यानी एडल्ट फॉरेनर्स है। अब उसका माँ बाप जो है इंडिया में आ गया, मान लीजिए इंडिया में नागरिकता ले लिया, अब उसको फिर बच्चा वो बड़ा हो गया, मान लीजिए 30 साल 40 साल का हो गया, उसके बाद वो भी इंडिया में आना चाह रहा है। क्योंकि सरकार चाह रही है कि जो बाहर के लोग रह रहे हैं वो पैसा ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी लाना चाह रही है कि इंडिया का भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो और अपने स्किल्स का सदुपयोग करे, यूटिलाइज करे। तो अब उनके लिए क्या है, उनको वैलिड फॉरेन पासपोर्ट देना होगा, कॉपी ऑफ वैलिड रेसिडेंशियल परमिट देना होगा जो यहाँ रह रहे हैं, कॉपी ऑफ पेरेंट सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इशूड अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। यानी कि जो आदमी
पहले आया उसको नागरिकता मिल गई, यानी उसके बाप को, माँ को, या बाप माँ में से किसी एक को, उसका बच्चा भी फिर इंडिया में आना चाह रहा है, तो उसको क्या लगेगा? उसके रिस्पेक्टिव कंट्री का पासपोर्ट, इंडिया का वैलिड रेसिडेंशियल परमिट और माँ या बाप का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लगेगा उसके लिए, तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी धारा 5(1)(e) के तहत। अब आते हैं धारा 5(1)(f) के तरफ। वो क्या कहता है? सेक्शन 5(1)(f) says adult foreigners who or any of whose parents was citizen of independent in India and who has resided in India for 12 months before the submitting of his application. अब ये कहता है कि ये जो एडल्ट फॉरेनर्स है उसके माँ या बाप में से जो भारत का नागरिक था और जो भारत में रह रहा था उसको 1 साल तक रहना होगा और उसके बाद एप्लीकेशन को वो सबमिट करेगा। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? वैलिड फॉरेन पासपोर्ट लगेगा, वैलिड रेसिडेंशियल परमिट लगेगा और प्रूफ दैट द एप्लीकेंट और वन ऑफ हिज पेरेंट्स वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इन इंडिया। तो उसका बाप तो सिटीजनशिप इंडिया का है और बेटा आ रहा है, तो उसको लगेगा अपने माँ बाप का पासपोर्ट देना होगा। चूँकि वो तो यहाँ रह रहा है तो जनरली तो पासपोर्ट तो रहता ही है, बर्थ सर्टिफिकेट पुराने लोगों के पास कम ही होगा। अब चले आते हैं धारा 5(1)(g) के तहत, सेक्शन 5(1)(g) के तहत एडल्ट फॉरेनर्स हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन OCI कार्ड होल्डर फॉर एट लीस्ट 5 years or more on date of his application for registration as a citizen of India। अब इसमें ये व्यक्ति आता है, OCI भारतीय मूल के लोगों को जारी किया जाता है। मान लीजिए कोई आदमी है, कोई जर्मनी चला गया, वहाँ का नागरिकता ले लिया, अब इंडिया में पैदा हुआ, उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा और पासपोर्ट होगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट के आधार पर उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड जारी कर दिया जाता है। वो इंडिया में आ जा सकता है बगैर वीज़ा के, लाइफ लॉन्ग रह भी सकता है, लेकिन यहाँ सरकारी नौकरी नहीं ले सकता है, इलेक्शन लड़ नहीं सकता है, वोट नहीं कर सकता है और एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता है। OCI में इतना छूट दिया जाता है भारतीय मूल के लोगों को। लेकिन जो लोग पाकिस्तान चले गए उनका OCI कार्ड नहीं बनता है अगर भारतीय मूल के हैं तो, पर भी ये मैं एक्सेप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यूरोप, अमेरिका देश चला जाए जनरल कंट्री में, उसके लिए ये OCI का नियम लागू होता है। ओवरसीज सिटी, अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का उसके पास कार्ड है तो उसको 5 साल कार्ड के हो गया है जारी किए हुए, तो वो 1 साल इंडिया में रहेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट देगा? अपना फॉरेन पासपोर्ट देगा और कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7A, धारा 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। यानी कि अपना फॉरेन पासपोर्ट देगा और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का वो कार्ड देगा और उसके पास तो प्रीवियस पासपोर्ट रहेगा ही, चूँकि पासपोर्ट पर विदेश में गया वहाँ नागरिकता है तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये बात धारा 5(1)(g) के तहत आई। अब हम बता रहे हैं कि 6(1) में उन लोगों को शामिल किया गया। सेक्शन 5 धारा 5 में 1G आया था, उसके बाद 1F 1E आया था, 1D आया था, 1C आया था, 1A आया था, A C D E F और G। इसमें तो भारतीय मूल है, कोई भारत में उसका माँ बाप रह रहा है, कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं, चाचा नहीं, उसका हाँ बाप होगा, दादा होगा, लेकिन चाची इसको नहीं रखा गया। मेनली माँ बाप को ज़्यादातर स्ट्रेस किया गया, रखा गया है उसमें।
अब फॉरेनर्स में जिसका माँ बाप भी नहीं रहे, कोई भी नहीं रहे, उसको देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिलती है, बाई नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा मिलती है। इसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है सिटीजनशिप देना। ये सारी जो बातें विस्तृत रूप से धारा 6 में यानी सेक्शन 6 में डिस्क्राइब की गई है, उसका वर्णन मिलता है। अब नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के तहत एडल्ट फॉरेनर्स हु हैज रेसाइडेड इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 12 ईयर्स बिफोर सबमिटिंग हिज एप्लीकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन एज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि जो फॉरेनर्स होगा उसको 12 साल यहाँ रहना पड़ेगा सिटीजनशिप अप्लाई करने से पहले। उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट क्या देना होगा वो देख लीजिए। एक कॉपी ऑफ फॉरेन पासपोर्ट होगा, वैलिड रेसिडेंशियल परमिट होगा इंडिया का, उसके बाद 1500 रुपये का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चालान भरना होगा। जो अप्लाई ये लोग करेंगे दिल्ली में जा कर के, ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन भी प्रोसेस है, दोनों हैं, तो उसमें चालान जमा करना होता है। वो खुद ब खुद आप ऑनलाइन भी है, उसमें फिलअप कीजिएगा तो वो चालान ऑटोमेटिक आ जाएगा, चालान जनरेट हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा कीजिए, उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, तो वो हो गया। उसके बाद एक एफिडेविट, वो जो फॉरेन एप्लीकेंट है जिसका नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के तहत उसको नागरिकता लेनी है, उसको अपना एक एफिडेविट देना होगा, और 2 एफिडेविट 2 इंडियन की तरफ से होगा। जो यहाँ का भारत का नागरिक है वो इंडियन के पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका पासपोर्ट होना चाहिए, वैसे इंडियन का इसमें गवाही चलेगा। तो 2 इंडियन उसको एसिनेट करेगा कि इसका कैरेक्टर सही है, ये अच्छा आदमी है, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, किसी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या जो भी फॉर्मेट होगा वो गृह मंत्रालय की से के वेबसाइट पर भी है, और भी आप ऑफलाइन भी मालूम कर सकते हैं गृह मंत्रालय से, वो आपको मिल जाएगा। अब उसमें क्या है कि 2 लैंग्वेजेस को का नॉलेज जानना ज़रूरी है। एक तो इंग्लिश हो गया जो यूनिवर्सल कंप्रेहेंसिव लैंग्वेज है, जो एक्सेप्टेबल है। उसके साथ शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं वर्णित है उसमें से कोई एक भाषा का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बोलने आना चाहिए और अच्छे से कम्युनिकेशन कर ले। उसका सर्टिफिकेट किसी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से देना है, जैसे हिंदी प्रचार सभा है उससे 6 महीने का कोर्स कर लिया, दे दिया। या उर्दू भी शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है तो उर्दू का भी NCPOL से कोर्स कर लिया जिसको नहीं आता। फारसी भी है, यहाँ तेलुगु है, तो या ईरान से आए, अगर अमेरिका का लोग आता है तो न तो उसको हिंदी आएगा, न दूसरा उसको सीखना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। और 2 इंडियन उसके कैरेक्टर को काउंटर एफिडेविट के तहत उसको फाइल करेगा, वो भी, और अपना भी एफिडेविट लगाना होगा कि हम ये भी सब जानते हैं। उसको लगाने के बाद फिर 2 न्यूज़पेपर में उसको जो है पब्लिश करवाना होगा कि हम सिटीजनशिप बनने जा रहे हैं। जो भी है वो जहाँ अप्लाई करेंगे वहाँ वो बता देगा कि क्या आपको क्या मजमून टाइप करना है, क्या जो है ना पब्लिश, वो पेपर में पब्लिश करवा देंगे। हम नागरिकता लेना चाहते हैं, हमारा पासपोर्ट नंबर ये है, ये डॉक्यूमेंट है, जो भी है। तो जो भी पब्लिश होगा वो एफिडेविट भी लेगा अखबार वाला, तो उसके तहत आपका वो हो जाएगा। आप उसके बाद जो पेपर पब्लिश उसका भी कटिंग लगाना होगा। डिफरेंट न्यूज नोटिफाइंग इंटेंट टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप इन प्रेस्क्राइब लैंग्वेज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और ये जो अप्लाई होगा या तो इंग्लिश या हिंदी में ही होगा, प्रेस्क्राइब लैंग्वेज यही है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी लैंग्वेज है ऑफिशियल, या तो कोई भी फॉर्म या प्रोसीडिंग इंग्लिश में चलता है या हिंदी में, दूसरे लैंग्वेजेस में नहीं चलता है। बैंक में देख लीजिए, रेलवे में देख लीजिए, जो भी है उसमें तो दूसरा भाषा का मेन जो काम है वो प्रोसीडिंग होता ही नहीं है। तो उसको भारत संविधान की 8वीं अनुसूची शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक भाषा उसको जानना होगा। फिर अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, रेसिडेंशियल परमिट जहाँ वो रह रहा है जिस जिला में उस एड्रेस पर लगाएगा, वो उस एड्रेस पर
उसको इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अप्रोच करने के बाद वो डेट इंटरव्यू का फिक्स होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। अगर वेरिफिकेशन से संतुष्ट हो जाएगा तो आपके एप्लीकेशन को अप्रूव्ड कर दिया जाएगा, आपका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से भारत में सिटीजनशिप दिया जाता है। फिर से मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि भारत में जो नागरिकता दी जाती है वो 5 हाँ, इसमें एक बात और आती है, नेचुरलाइजेशन। ये इसमें जो लास्ट मेरा छूट गया था, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी भूभाग के समावेशन द्वारा नागरिकता दी जाती है। ये बात सिटीजनशिप एक्ट 1955 के धारा 7 में मिलती है, यानी आर्टिकल 7 में मिलती है। तो इस तरह से दी जाती है। फिर से हम एक संक्षेप में बता देते हैं, सारांश में समराइज कर देते हैं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार से दी जाती है, 5 तरीके से। पहला, सिटीजनशिप बाय बर्थ, जन्म से नागरिकता। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण द्वारा नागरिकता। सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, भूभाग के समावेशन द्वारा नागरिकता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट जल्द और बार बार मिलता रहे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।